बड़ी खबर जयपुर से है, जहां एक फॉर्च्यूनर कार सवार ने शहर में कहर बरपाया। सोमवार को कार तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी। तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आकर कई लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक गाड़ी चला रहा शख्स शराब के नशे में धुत था। ये घटना जयपुर के आजाद नगर में टोंक रोड इलाके में हुई है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह कार को रोका और उसके बाद ड्राइवर की जमकर धुनाई की। गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की। सांगानेर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और लोगों को शांत करवाया। ये वारदात रात करीब 11 बजे की है, जब एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार गलियों में तेजी से दौड़ रही थी और कई गाड़ियों को टक्कर मारती रही। इसकी चपेट में कुछ मुसाफिर भी आए। गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद XUV का जो ड्राइवर है वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टक्कर के बाद से एक मोटरसाइकिल गाड़ी के आगे फंस गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसके बाद बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू हो गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया और गाड़ी जब्त कर ली गई। तो ये बड़ी खबर जयपुर से है। जयपुर में जहां एक फॉर्च्यूनर कार वाले ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। नशे में धुत ड्राइवर ने सड़कों पर कई गाड़ियों को टक्कर मारी, कई मुसाफिरों को, कई राहगीरों को टक्कर मारी, जख्मी किया। और जब लोगों ने समझा हालात को तो किसी सूरत से इस गाड़ी को रोका गया। और आप देख रहे हैं इस गाड़ी के आगे, इस फॉर्च्यूनर गाड़ी के आगे एक बाइक फंसी हुई है। इस बाइक की वजह से ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी और फाइनली जो है इसके ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन मौके पर इकट्ठा हुए बहुत सारे लोगों ने उसे पकड़ लिया और पहले तो उसको पीटा गया, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हुए थे। सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियों का नुकसान हुआ था और लोगों में एक दहशत थी कि ये कौन है और क्या कर रहा है। फाइनली ये जो ड्राइवर है इस फॉर्च्यूनर गाड़ी का, उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। भारतीय थल सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब कॉम्बैट लॉन्च किया। बंगाल की खाड़ी में यह लॉन्च दक्षिणी कमांड की ब्रह्मोस यूनिट और ट्राई सर्विसेज अंडमान और निकोबार कमांड के हिस्सों के साथ किया गया और इस मिसाइल ने बेहद सटीक तरीके से अपने टारगेट को तबाह कर दिया। लंबी दूरी की यह मिसाइल एडवांस गाइडेंस सिस्टम से लैस है। तेज रफ्तार के बावजूद ये अपने टारगेट पर सटीक हमला करती है। इस कामयाब टेस्ट ने बताया कि भारतीय सेना की ब्रह्मोस यूनिट युद्ध के हालात में दुश्मन पर किस तरीके से हमला कर सकती है, कितना सटीक हमला कर सकती है। साथ ही साथ हवा, पानी और जमीन पर कहीं से भी दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज मिसाइल 800 किलोमीटर से भी दूर तक अपने टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने वाले हमारे कदमों की एक और आहट। दरअसल ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज वेरिएंट की खासियत है इसकी स्पीड और इसका सटीक निशाना लगाने की क्षमता। ये मिसाइल एडवांस गाइडेंस सिस्टम से लैस है। यह आवाज की रफ्तार से भी 3 गुना से ज्यादा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है और अपने निशाने को तबाह कर देती है। ब्रह्मोस में जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से हमला करने की क्षमता है, यानी इसे तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। इसे पानी से लॉन्च किया जा सकता है, इसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है, इसे सरफेस टू एयर भी लॉन्च किया जा सकता है, सरफेस टू सरफेस भी लॉन्च किया जा सकता है। और अब आपको बताते हैं कि लंबी दूरी वाली इस मिसाइल टेस्ट जो किया गया इसी साल मई में बंगाल की खाड़ी में 800 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस LR वेरिएंट का पहला सफल परीक्षण हुआ। इसके बाद अक्टूबर में अंडमान और निकोबार द्वीप से 400 से 500 किलोमीटर वाली एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस ER के लैंड अटैक वेरिएंट का टेस्ट किया गया। इसके बाद कल यानी 1 दिसंबर को 800 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली इस मिसाइल को टेस्ट किया गया। ब्रह्मोस युद्ध जैसे हालात में दुश्मन के ठिकाने को कैसे बर्बाद कर सकती है, ये तस्वीरें देख करके आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। NIA ने इस मामले में एक्शन तेज कर दिया है। सोमवार को जम्मू कश्मीर और यूपी में NIA ने सर्च ऑपरेशन किया। जम्मू कश्मीर में 8 लोकेशन पर रेड की। डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर 6 घंटे तक रेड हुई। NIA की टीम डॉक्टर उमर के घर भी गई। डॉक्टर उमर का परिवार जहां रहता है। सोमवार को हुई छापेमारी में NIA की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और महिला पुलिस भी मौजूद रही। ये तस्वीरें आप पुलवामा की देख रहे हैं, जहां पर NIA की टीम ने रेड की और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और महिला अधिकारियों का जत्था भी इसमें मौजूद रहा। NIA का एक्शन लगातार इस मामले में जारी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में देर रात एक बड़ी गैंग वॉर की घटना हुई।
जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पैरी को हमलावरों ने 5 गोलियां मारी और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने पैरी को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही जुड़े आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में इंद्रप्रीत पैरी को गद्दार बताया और लिखा कि गोल्डी और रोहित का फोन करवाकर ये सभी क्लबों से पैसे की उगाही करवाता था। इसी वजह से इसको मारा गया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है, जिसके आधार पर अब पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। मोहाली और पंचकुला से सटी चंडीगढ़ की सीमाएं सील कर दी गई हैं। तो एक गैंग वॉर हुआ है चंडीगढ़ में, जहां पर बिश्नोई गैंग का ही करीबी इंद्रप्रीत पैरी की हत्या कर दी गई है और आरजू बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। और इंद्रप्रीत पैरी को गद्दार बताते हुए उसने पोस्ट करते हुए लिखा है कि वो जिस तरीके के काम कर रहा था तो उसने गद्दारी की थी और उसे इस तरह की सज़ा दी जानी थी जो उसके साथ किया गया है। आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है और इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। इस पोस्ट में इंद्रप्रीत को गद्दार बताया गया। उनसे कॉल आया था कि यहाँ पर टिम्बर मार्केट में किसी शख्स को गाड़ी में गोली मार दी हुई है। तो यहाँ पहुँचने के बाद पाया कि यहाँ पर ये जो गाड़ी है इसमें एक शख्स था जिसको गोली लगी हुई थी। उसे तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गई थी हमारी टीम, वहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत अलियास पैरी के रूप में हुआ है। प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि इसके ही कोई जान पहचान वाले थे, तो अभी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी तक जो देखने से लग रहा है कई राउंड फायर हुए हैं, शायद 8-9 फायर बाहर दिख रहे हैं। तो बाकी डिटेल जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और पता चलेगा। कि जानकारी के हिसाब से जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये लग रहा है कि एक गाड़ी पीछे से आ रही थी इनके, तो उसमें कितने थे ये सब बाद में पता चलेगा। बट यस, एक व्यक्ति जो है सीसीटीवी में दिखाई दिया है कि कोई ना कोई इसके पीछे से इसको फॉलो कर रहा है। संसद में एसआईआर और बीएलओ की मौत के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष आज संसद भवन में के कैंपस में प्रदर्शन करेगा। विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन में मकर द्वार के पास इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में आज हंगामे के आसार हैं। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन पीएम के बयान पर भी खूब शोर शराबा हुआ। विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष जो है वो एसआईआर और बीएलओज की मौत को लेकर के चर्चा की मांग कर रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चर्चा के लिए तैयार हैं, ऐसा वो भरोसा भी दे रहे हैं। लेकिन कब चर्चा होगी अभी ये साफ नहीं है। और इस बीच प्रदर्शन का सिलसिला विपक्ष की तरफ से भी जारी है। आपने प्रश्नकाल के अंदर इंतकाल है। संसद में आज भी घमासान होना तय। आज विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर से शुरू होगा, जो सदन के अंदर भी जारी रहेगा। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा करवाने की मांग कर रहा है। सरकार चर्चा पर राजी है, लेकिन विपक्ष अपनी शर्तों पर अड़ा है। आज क्या होने वाला है इसका ट्रेलर तो उसी वक्त दिख गया जब पीएम मोदी के बयान से तिलमिलाई कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस की प्रतिक्रिया से पहले देखिए पीएम मोदी ने कैसे संसद के अंदर विपक्ष के रवैये पर हमला बोला। संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए, इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम का वार सीधा था, विपक्ष को नसीहत रास नहीं आई।
मोर्चा प्रियंका गांधी ने खोला और निशाने पर पीएम को लिया। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? पीएम मोदी के बयान की गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी। चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? हालांकि राज्यसभा के सभापति के स्वागत का माहौल था, इसलिए मामले ने तूल नहीं पकड़ा। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वक्त आने पर प्रधानमंत्री के बयान पर जवाब जरूर देंगे, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार कर दिया। बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद में जो कुछ होता, इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। दरअसल शीतकालीन सत्र में सरकार का इरादा परमाणु ऊर्जा बिल, उच्च शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन बिल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, बीमा नियम संशोधन और हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस जैसे कई अहम विधेयकों को पास कराने का है। लेकिन विपक्ष एसआईआर, वोट चोरी जैसे मुद्दों पर अड़ गया है। इलेक्शन कमीशन का काम है ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। सच्चाई तो ये है कि 40 लोगों की मौत हो चुकी है बंगाल में बिकॉज ऑफ एसआईआर, बिकॉज ऑफ द सफरिंग ऑफ रियल पीपल। ये ड्रामा नहीं है प्रधानमंत्री जी, ये हकीकत है। पीएम ने अगर ऐसा यहाँ बोला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए, कर लें। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है, और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। हालांकि विपक्ष की मांग पर सरकार एसआईआर पर चर्चा करने को तैयार होने का संकेत दे चुकी है। Please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward has not been rejected. So don't presume that government is not ready to discuss on any matter. सरकार के भरोसे के बावजूद एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर आज भी संसद के अंदर और बाहर घमासान देखने को मिल सकता है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन चलाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया तेज होने का असर ये हुआ कि वहां बड़ी संख्या में रह रहे घुसपैठिए अब बांग्लादेश लौट गए। उत्तर 24 परगना जिले में ऐसी एक झुग्गी बस्ती रातों रात खाली हो गई। बताया जा रहा है कि 15 साल से भी ज्यादा वक्त से 100 से 150 परिवार यहाँ रह रहे थे, जो कूड़ा बीनने का काम करते थे। ये सभी बांग्लादेश के थे। ये झुग्गी बस्ती उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम नगर निगम के विश्वासपाड़ा इलाके में है। बस्ती में अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया टीवी संवाददाता ओंकार सरकार जब वहां पहुंचे तो झुग्गियां खाली पड़ी थी। लोग इन घरों में बिना ताला लगाए ही ऐसे छोड़कर चले गए जैसे कभी वापस लौटना ना हो। नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यमग्राम नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड, यहाँ पर काफी सालों से यहाँ पर इलीगल बांग्लादेशी रहते थे। लगभग 100 से 150 फैमिली यहाँ पर रुके हुए थे। लगभग 17 से 18 साल तक ये लोग रुके हुए थे। लेकिन जब से एसआईआर प्रोसेस शुरू हुआ है तब से ये लोग अचानक रातों रात घर खाली करके चले गए हैं। यहाँ पर काफी सारे झुग्गियां हैं, छोटी छोटी, और झुग्गियों में जैसे कि देखा जा रहा है कि ये सारे के सारे झुग्गियां अभी फिलहाल खाली हो चुका है। लोकल्स का कहना है कि एसआईआर की वजह से
ये लोग वापस बांग्लादेश चले गए हैं और यहाँ पर जो बड़ी इलाका है, काफी बड़ी इलाका है, ये लोग ज्यादातर लोग यहाँ पर जितने भी कचरा उठाने का काम करते थे और सभी झुग्गियां इस वक्त एकदम से खाली हो चुका है। जब से SIR प्रोसेस शुरू हुआ है बंगाल में, तब से ये लोग ये झुग्गियां खाली करते हुए ये लोग वापस बांग्लादेश चले गए हैं। बिहार विधानसभा के नए सत्र के दूसरे दिन आज स्पीकर का चुनाव होना है। एनडीए की तरफ से गया सदर सीट से 9 बार के विधायक और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रेम कुमार ने सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम समेत एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन किया। प्रेम कुमार के खिलाफ किसी ने नामांकन नहीं किया, इसीलिए उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। विधानसभा के सत्र के पहले दिन सोमवार को नए विधायकों को शपथ दिलवाई गई। कर्नाटक के पूर्व सीएम BS येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में येदियुरप्पा को आज बेंगलुरु की एक अदालत में पेश होना है। स्पेशल कोर्ट ने येदियुरप्पा के अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी पॉक्सो एक्ट के तहत इस मामले में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल 17 साल की नाबालिग ने 2 फरवरी 2024 को बेंगलुरु में अपने घर में मुलाकात के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एक यौन उत्पीड़न के मामले के निपटारे के लिए पीड़ित मां के साथ येदियुरप्पा से मिलने बेंगलुरु स्थित उनके घर पर गई थी। बाद में नाबालिग की मां ने शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर 14 मार्च 2024 को शिकायत दर्ज हुई। पीड़ित की मां की बीमारी से मौत हो गई थी। हालांकि येदियुरप्पा ने इसे सियासी साजिश बताया था। हाल ही में इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। नवंबर में हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा और दूसरे आरोपियों की तरफ से केस खारिज करने की दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने संगीन धाराओं के तहत मामले में समन जारी करने के आदेश जारी किए थे, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि येदियुरप्पा अदालत से मुकदमे से बरी होने की याचिका दाखिल कर सकते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे स्टेशन से सटी हुई जमीन पर अतिक्रमण और कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है, जिसके चलते बनभूलपुरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। इस फैसले से पहले प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती की गई है, चौकसी बढ़ाई गई है। साथ ही पुलिस ने कल पूरे इलाके में फ्लैग मार्च करके सुरक्षा का जायजा लिया और लोगों से झूठी अफवाहों से बचने की अपील की। रेलवे के मुताबिक बनभूलपुरा में रेलवे ट्रैक के किनारे उसकी जमीन पर हजारों मकान बन गए हैं। कई साल पहले रेलवे ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी की थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। रेलवे की तरफ से कहा गया कि बनभूलपुरा से लगी रेलवे की 30 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है, जिसमें करीब 4365 लोग हैं। ऐसे में आज कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार है। माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा, उसमें जो भी फैसला होगा, उसके मद्देनज़र पुलिस और प्रशासन के द्वारा अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि उस फैसले को सम्मान के साथ शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग इम्प्लीमेंट करें, उसी लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। साथ में ही पहली घटनाओं को देखते हुए जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो भी पुलिस के द्वारा एहतियात के रूप में उठाए जा रहे हैं, जिसमें 135(3) BNSS का काम है, 172 BNSS के तहत जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनको भी ले रहे हैं। और साथ में ही हम जो स्थानीय लोग हैं, जो संबंधित पक्ष हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि कल जो भी फैसला माननीय न्यायालय का आएगा उसका सम्मान करेंगे।